नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 16 मई और 16 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के। आज है 16 मई, तो आज मनाया जाता है नेशनल डेंगू डे, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और इस साल की थीम आपकी स्टॉप डेंगू बीवेयर ऑफ द बाइट। डेंगू डे के बारे में कुछ है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू बुखार के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और इसके रोकथाम के उपायों को बढ़ावा देना है। यह दिवस भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो मुख्यतः एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर दिन के समय में काटता है और बारिश के मौसम में अधिक सक्रिय होता है। जब रुके हुए पानी में इसके प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविर और जनसंपर्क आयोजन आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। जितनी जानकारी थी डेंगू के बारे में, डेंगू दिवस के बारे में, बढ़ते हैं अपने पहले सवाल के पास। पहला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का राजकीय पक्षी कौन है जिसे स्थानीय रूप से वान कोकुर कहा जाता है? कुकुर नहीं, वान कोकुर। ऑप्शन है आपके मोनल, कालिज फीजेंट, बुलबुल या पैट्रिच। तो जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है आपका कालिज फीजेंट यानी कि तीतर। ये है आपका कालिज तीतर। कालिज तीतर को 21 अक्टूबर 2021 को जम्मू कश्मीर का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। मतलब 2021 में ही इसको नेशनल बर्ड ऑफ राजस्थान जम्मू कश्मीर घोषित किया गया। इसे कश्मीर में वॉन कोकुर कहा जाता है जो जंगलों में पाया जाता है और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाता है। अगला सवाल है हमारा, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर आता है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड बाय एरिया? ऑप्शन है आपके 5th, 6th, 7th और 8th। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब ये टॉपिक और इससे पहले वाला क्वेश्चन जो जम्मू कश्मीर का है, ये दोनों इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का वॉर। तो इंडिया से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है या फिर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.29 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। अब भारत की सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती हैं। अगला सवाल, किस देश ने हाल ही में सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? Which country recently announced the removal of all sanctions on Syria? ऑप्शन है आपके रूस, चाइना, अमेरिका या फ्रांस। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने सीरिया पर लगाए सभी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये है आपके अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रियाद दौरे के दौरान सीरिया पर सभी अमेरिकी प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। यह निर्णय सीरिया में नई संक्रमणकालीन सरकार को समर्थन देने और शांति एवं पुनर्निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अगला सवाल है हमारा, 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? Who was awarded the 2025 वर्ल्ड फूड प्राइज? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन है आपके नॉर्मन बोरलॉग, मारियांगेला हंगरिया, वंदना शिवा या MS स्वामीनाथन। तो अभी हाल ही में 2025 में वर्ल्ड फूड प्राइज मारियांगेला हंगरिया को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। यही है आपकी मारियांगेला। अब जो मारियांगेला है ये ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और इनको जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पर शोध के लिए 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो टॉपिक याद रखिएगा, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उनके शोध ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम कर टिकाऊ खेती को बढ़ावा दिया, मतलब ऑर्गेनिक खेती को। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा मछली पालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए
उच्च स्तरीय बैठक में निम्न में से किस विषय पर विशेष जोर दिया गया? Recently, in the high-level meeting chaired by the PM on the fisheries sector, which of the following was especially emphasized? Options है आपके केवल तटीय संरक्षण, पारंपरिक मछली पकड़ने की तकनीक, मछली पालन में उपग्रह और ड्रोन तकनीक का उपयोग, या फिर सिर्फ समुद्री शिक्षा। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा मछली पालन क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक में मछली पालन में उपग्रह और ड्रोन तकनीक का उपयोग करने के विषय पर विशेष जोर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मछुआरों की सुरक्षा और उत्पादन बढ़ाने के लिए उपग्रह तकनीक व ड्रोन ट्रांसपोर्ट के उपयोग पर जोर दिया। बैठक में स्मार्ट हार्बर, फिश टेक और ऑर्नामेंटल फिशरीज को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी चर्चा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागालैंड के जलुकी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के किस ब्लॉक का उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है? Recently, Union Agriculture Minister शिवराज सिंह चौहान inaugurated which block of the Central Agricultural University at जलुकी, नागालैंड? ऑप्शन है आपके अनुसंधान ब्लॉक यानी कि रिसर्च ब्लॉक, प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक ब्लॉक, छात्रावास ब्लॉक यानी कि हॉस्टल ब्लॉक, या फिर प्रयोगशाला ब्लॉक, लेबोरेटरी ब्लॉक। तो भी हाल ही में नागालैंड के जलुकी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक सह शैक्षणिक ब्लॉक का उद्घाटन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागालैंड के जलुकी में कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कम एकेडमिक ब्लॉक का उद्घाटन किया। कॉलेज का नाम याद रखना आपको। इस अवसर पर उन्होंने नागालैंड को 338.83 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जिससे कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके। अगला सवाल है हमारा, कोल्हापुर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने किसका उद्घाटन किया? इन कोल्हापुर, व्हाट डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन मुरलीधर मोहोल इनॉग्रेट? ऑप्शन है आपके नए रेलवे स्टेशन का, स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम का, नए एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक और फायर स्टेशन का, या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र का। तो हाल ही में कोल्हापुर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधर मोहोल ने नए एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक और फायर स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। 14 मई 2025 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री श्री मुरलीधर ने नए एटीसी टावर, तकनीकी ब्लॉक और फायर स्टेशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने कोल्हापुर से नागपुर के लिए स्टार एयर, ध्यान रखिएगा, स्टार एयर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा ये। यह पहल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करने और हवाई सुरक्षा सुविधाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। अगले सवाल पे चलते हैं। डीआरडीओ ने हाल ही में समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए किस प्रकार की नई स्वदेशी तकनीक विकसित की है? याद रखिएगा, स्टार है इस क्वेश्चन पे, ये आना ही आना है। डीआरडीओ ने हाल ही में समुद्री जल यानी कि जो समुद्री जल होता है आपका, जो खारा पानी होता है, उसको पी नहीं सकते, उसको पीने योग्य बनाने के लिए किस प्रकार की स्वदेशी तकनीक विकसित की है? ऑप्शन है आपके हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोलाइट यूनिट, नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन, एडवांस्ड यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम, या इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नैनोपोरस मल्टी लेयर्ड पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन। डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला DMSRDE ने सिर्फ 8 महीनों में स्वदेशी नैनोपोरस बहुस्तरीय पॉलीमेरिक मेम्ब्रेन विकसित की है, जो उच्च दबाव पर समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। यह तकनीक इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल्स में परीक्षणाधीन है, यानी कि अभी ये एक तरह से कहा जाए तो उसमें है, सर्वे में है। यह मेम्ब्रेन समुद्री जल में मौजूद क्लोराइड आयनों को की वजह से होने वाली अस्थिरता को झेलने में सक्षम और भविष्य में तटीय इलाकों में भी उपयोगी सिद्ध होगी। अगला सवाल है हमारा, भारत और यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने हाल ही में किस मंच के तहत 2 बड़े अनुसंधान और नवाचार पहल शुरू की है?
Under which platform have India and the European Union recently launched two major research and innovation initiatives? Options हैं आपके इंडो EU साइंस काउंसिल, EU इंडिया ग्रीन अलायंस, इंडिया EU इनोवेशन हब या फिर इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो ये भारत और यूरोपीय संघ ने हाल ही में इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के तहत दो बड़े अनुसंधान और नवाचार पहलों की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। भारत EU TTC की स्थापना 2022 में प्रधानमंत्री मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डार लेयेन द्वारा की गई थी ताकि व्यापार और प्रौद्योगिकी में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दिया जा सके। 391 करोड़ रुपए या फिर 41 मिलियन यूरोस की संयुक्त पूंजी से मैरीन प्लास्टिक लेटर और वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन पर अनुसंधान प्रारंभ हुआ है, जिसे होराइजन यूरोप और भारत सरकार द्वारा सह वित्त पोषित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यही दो पहल है आपकी, मैरीन प्लास्टिक लेटर और वेस्ट टू हाइड्रोजन। और इसको कर कौन रहा है? तो यूरोप के होराइजन यूरोप ने और भारत सरकार द्वारा। अगला सवाल, किस दिवस पर DEPWD ने नई दिल्ली में इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया? On which occasion did DEPWD organize the Inclusive India Summit in New Delhi? Options हैं आपके इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, नेशनल एक्सेसिबिलिटी डे, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे या फिर वर्ल्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट डे। तो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर DEPWD ने नई दिल्ली में इंक्लूसिव इंडिया समिट का आयोजन किया है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है क्योंकि सवाल यहां से बनेगा इंक्लूसिव इंडिया समिट कहाँ आयोजित किया गया, तो याद रखना आपको नई दिल्ली। वैसे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। इस समिट का उद्देश्य दिव्यांग जनों के लिए समावेशी विकास और डिजिटल एक्सेसिबिलिटी को बढ़ावा देना था, जिसमें DEPWD ने 3 संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आई फॉर ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ समझौते का उद्देश्य एक सुलभ परिवेश और ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना है। साथ ही पब्लिक बिल्डिंग्स और ऑडिटिंग और प्रमाणन के लिए एक्सेसिबिलिटी इंडेक्स भी तैयार किया जाएगा। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को ही सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हम लोग आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।